now it's time to start the new chapter. दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो है लीज के बारे में, लीज फाइनेंसिंग के बारे में. ये चैप्टर आपके सामने ये रहा. अब आज सभी लोग ये जान ले, लीज का मतलब होता है किराए पर कोई चीज को लेना. अब जब भी कोई कंपनी कोई नया मशीन या नई कोई जगह लेती है, कुछ भी नई चीज लेती है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, उनको दो ऑप्शन होते हैं कि इसको खरीद ले या इसको किराए पर ले. सर इतना क्या उसमें? अरे भाई, जब अमाउंट ही इतनी बड़ी हो जाती है तो हमें जानना जरूरी है कि कोई चीज जब किराए पर सस्ती मिल रही है तो खरीदने की जरूरत क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम मैंने लिए है तो मैंने किराए पर लिए है. क्यों लिए है? बिकॉज मैं जानता हूं अगर मैं इसको खरीद लूंगा तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी, उससे सस्ता मुझे अगर इसका लीज गिरता है तो मैंने लीज ऑप्शन को चूज करना चाहिए. पर आपको ये जानना होगा कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, आपको ये डिसाइड करने से पहले इस चैप्टर में ये पहले पूछना पड़ेगा ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है. लेसर एंड लेसी. अगर लेसी मतलब मैं जो टेनेंट हूं, अगर मेरे लिए ये चीज बहुत अच्छी है, फायदेमंद है, तो किसके लिए अच्छी नहीं? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, एंड वाइस वर्सा. अब कभी लेसर को लगता है यार उसको किराए पर देना बहुत अच्छी बात है, तो समझना लेसी के लिए अच्छी बात नहीं. तो इसलिए क्वेश्चन जब आता है एग्जामिनेशन में तो आपको देखना जरूरी है कि वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिए या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिए. इस चैप्टर का एक ही मकसद है कि कभी कंपनी को यह फैसले करने की जरूरत पड़े कि इसको बाय करना है या लीज पे लेना है तो वो कैसे फैसला करेंगे. जाहिर सी बात है दोनों का कुछ एनपीवी निकालेंगे और फिर देखेंगे किसका एनपीवी ज्यादा आ रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल डिसाइड कि हमें ये खरीदना है या फिर हमें इसको किराए पर लेना है. यही ये चैप्टर का मेन मकसद है. ओके, तो ये लिखा है लेसर्स पर्सपेक्टिव एंड लेसी पर्सपेक्टिव. और ये जो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा, पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा. इस चैप्टर की ये सारी चीजों को मैं अभी आपके साथ में डिस्क्लोज नहीं करूंगा. ये तो पूरा एक दो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने दो, तब जाके मैं आपको ये सब समझा दूंगा. इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. वैसे भी लीज चैप्टर जो है इसमें पूरे मिला के 10-11 प्रॉब्लम है, उसमें से चुनिंदा 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा. और मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो मतलब आपका चैप्टर ऑसम हो जाएगा. तो ये जो है ना, अगर इस चैप्टर में कमांड चाहिए तो आपको यहां पे लिखी हुई सारी चीजें पता होना चाहिए. मैंने खुद ने ये बाय वाले ऑप्शंस के लिए 10 स्टेप बनाई है. ये इन हाउस मैंने डेवलप की कि कैसे सॉल्व करते हैं. ये कोई ऐसे के मॉडल में दिया नहीं है. और लीज के ऑप्शन के लिए 3 पॉइंट बनाए. तो ये सब कैसे करना चाहिए अगर मैं थ्योरी बताऊंगा तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. पहले मुझे एक क्वेश्चन करने दो, बाद में समझ में आएगा क्या है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? फिर से एक बार आपसे कहेंगे, अगर आपको यह समझा ही नहीं कि चैप्टर क्या है. चैप्टर यह है कि कोई कंपनी है जिसको एक मशीन लेना है तो 500 करोड़ की है, तो सोचता है 500 करोड़ की मशीन है, एक बार एक काम करते हैं, एक ये भी चेक करते हैं कोई इसको किराए पर दे रहा है क्या. तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि 500 करोड़ का खरीद ले या फिर ऐसी मशीन किराए पर ले. देखेंगे किसमें खर्चा ज्यादा आएगा. अगर किराए का खर्चा कम होगा तो किराए कर लेंगे, या फिर अगर खरीदने से ही फायदा होगा तो खरीद लेंगे. पर बिफोर यू इन्वेस्ट आपने बाय और लीज ऑप्शन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है. जो भी सस्ता होगा वो ऑप्शन को आपने देखना. आज भी इंडिया में कई लोग किराए के घर में रहते हैं. आज भी कई फैक्ट्रीज अपना शेड है, अपने वेयर हाउस वो किराए पर लेते हैं. कई सारी कंपनी मैंने देखा है आज भी. यहाँ पे एक मगरपट्टा सिटी है, यहाँ पे एक यहाँ पे पूना में जहाँ पे खराड़ी एरिया में बहुत बड़े बड़े प्रीमाइस है. इवन आईटी पार्क है. यहाँ पे बड़े बड़े आईटी कंपनीज ने अपने खुद के प्रीमाइस लेने के बदले उसको लीज पे लिया है, बिकॉज उनको लगता है ये लीज से लगने वाला खर्चा खरीदने से कम है. अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी क्यों लीज पे लेंगे? क्या आपको लगता है इन्फोसिस जैसी कंपनी, कोई आईबीएम जैसी कंपनी है, एमडॉक्स जैसी कंपनी जो यहाँ पे पूना में है, क्या इनकी औकात नहीं है नया नया प्रीमाइस खरीदे? बिकॉज इन्होंने ये लगाया है कि खरीदने का जो खर्चा है वो उसके किराए से बहुत ज्यादा है, इसलिए दे प्रेफर टू गो फॉर लीज ऑप्शन. ओके फाइन, देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है अब स्क्रीन के ऊपर. गामा कंपनी की बात करें, इज प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ पावर सेविंग मशीन एंड आर कंसिडरिंग बाइंग और लीजिंग ऑल्टरनेटिव. बहुत अच्छी बात है. बाय करना है, लीज करना है, प्रश्न उनके सामने है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. द मशीन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम होगा.
गामा एंड कंपनी कैन रेज अ डेट एट 14%। देखो कंपनी इतनी खस्ता हालत है, अगर इनको पैसे चाहिए तो वो भी पहले इनको मार्केट से रेज करना पड़ेंगे, वो भी बैंक से लाना पड़ेंगे। 14% बैच के ऊपर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर 1,78,858 के इनको 5 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेंगे। उसके बाद में इनका पैसा चुकता होगा। मतलब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने यही नहीं बताया कि वो मशीन की कॉस्ट कितनी है, हमें मशीन की कॉस्ट निकालना पड़ेगी। सबसे पहली बात तो 1,78,858 जो है ये हमें कब देना है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ऐसा 5 साल देना है, मतलब 0 ईयर में जैसे आपने बैंक से लोन लिया कि आपने 178 देना, ऐसा लिया ऐसा देना है। मतलब 178,858 तो 0 ईयर में चले गए, फिर फर्स्ट ईयर में गए, सेकेंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए, ऐसे आपको देना है देना है देना है देना है देना है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये सब करने के बाद में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर 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 इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम जब किराए से कंपेयर कर रहे हैं हमें यह तो पता होना चाहिए कि मशीन की कॉस्ट क्या है। मशीन की कॉस्ट दी नहीं है, मशीन की कॉस्ट निकालने का रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अच्छी बात है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इन द केस ऑफ लीजिंग द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एनुअल एंड ऑफ द ईयर 25% फॉर 5 ईयर। अब जितनी भी मशीन की कॉस्ट आएंगे उसको 25% से डिवाइड करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना रेंट जाएगा वो भी निकाल लेंगे। द कंपनी इज व्हाट 40% टैक्स ब्रैकेट में है एंड द सैल्वेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 24,998। अगर कंपनी इसको खरीद लेती है तो उसको 5वें साल में जब उसको वो मशीन का यूसेज खत्म हुआ फिर भी उसका जो स्क्रैप है वो 24,998 में उनका बेचा जाएगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए हमें डिसाइड करना है, इवैल्यूएट करना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। सबसे पहले बाय वाला ऑप्शन को देखेंगे और फिर लीज से कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमेशा ये होता है कि जो जो इंफॉर्मेशन दी उसको लिख लो। कितना परसेंटेज है बैंक से इंटरेस्ट? 14% है। आएगा 14%? बिल्कुल। टैक्स रेट कितना है? 40% है। कितने साल उसकी लाइफ है? 5 साल। ये सारी चीजें हमने लिख ली यहां पे, बस कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें हमने लिख ली। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसके से कितना डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि मैं खरीदूंगा तो डेप्रिसिएशन आएगा। और ये भी देखूंगा कि मैं बैंक को कितना इंटरेस्ट दूंगा, बिकॉज ये गामा कंपनी के पास में खुद का पैसा नहीं है, उनको बैंक से रेज करना है। सबसे पहले साला कंपनी के पास में कुछ खाने के लिए है नहीं, साला बैंक से पैसा लेके उनको करना है। मतलब कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिशन ये हुआ कि मैं लोगों से पैसा लूंगा, मतलब मेरे घर में से इंटरेस्ट भी जाएगा। अच्छी बात है, मतलब मेरा प्रिंसिपल भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। अच्छी बात है। सर अपने डेप्रिसिएशन क्यों निकालना है और इंटरेस्ट क्यों निकालना है? 1,78,858 हर बार जा रहे वो हमारा आउटफ्लो हो गया, वो मैं मानता हूं। 1,78,858 हमारा जा रहा है, पर उसमें से कुछ अमाउंट है जो इंटरेस्ट की और कुछ अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल की है। सर आपने इंटरेस्ट को अलग से क्यों निकालना है? बिकॉज स्टेप नंबर 3 में मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, स्टेप नंबर 4 में डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। आप जानते हो दोनों भी आइटम P&L के डेबिट वाले हैं। मतलब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे P&L के डेबिट में डालना है, इसलिए मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अर्थात मेरा 178,858 जरूर जा रहा है हर साल, पर मुझे कुछ टैक्स का सेविंग हो रहा है, वो भी मेरा माइनस होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? टैक्स सेविंग का निकालता हूँ। ये निकाला टैक्स सेविंग, और मैं क्या करता हूँ? टैक्स सेविंग निकल के मेरी इतनी, और अब देखता हूँ मेरा एनपीयू कितने जा रहा है। तो हर साल मेरा कितना पैसा जा रहा है? 178, 178, 178, 178, और ये माइनस जो किया ना मैंने, वो टैक्स बेनिफिट मैंने माइनस किया। तो अल्टीमेटली मेरा इतना पैसा गया हो, और 5वें साल मैंने ये देखा साल्वेज वैल्यू को इनपुट किया है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। पर पहली बात तो अब ये समझो कि हमारे पास में जा रहा कितना। तो हमारा टोटल ये जो है ना, हमारा जब हमने बाय किया तो हमारे घर में से भले ही उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, अल्टीमेटली हमारे घर में से 4,69,931 जा रहा है। और मैं इसको कंपेयर करूंगा लीज ऑप्शन के साथ में। अब देखूंगा लीज ऑप्शन से कितना पैसा जा रहा है। तो 4 लाख, अभी मैं कैसे निकालना कैसे समझाऊंगा, पर अभी बता रहा हूं। 4,14,851 जा रहा है। तो इसका मतलब लीज करूंगा तो 4,14,000 जा रहे हैं, और मैं बाई करूंगा तो मेरे घर में से 4,69,000 जा रहे हैं। तो मैं तो बेवकूफ नहीं हूं, मैं तो बहुत होशियार धंधे वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा? लीज करूंगा बाई करने के बदले। इन सारी चीजों को समझने के लिए आओ बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, देखते हैं। चेक इट आउट गाइस एवरीबॉडी। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट तो पॉइंट तो बहुत इजी है। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब देखिए मेरे घर में से कितना पैसा जा रहा है हर साल, कितना आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। सर मैं 0 में क्यों लिखा? बिकॉज क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उन्होंने लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही 178,858 गए।
आपको ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग नहीं लिखा होता ना तो मैं 0 से नहीं 1 से शुरुआत करता। तो यहां पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 178 858 178 858, ऐसा कितने बार लिखा? 5 बार। 0 1 2 3 4 5 के सामने, 0 1 2 3 4 के सामने, बिकॉज 5 इंस्टॉलमेंट है। अब कैलसी लीजिए हाथ में। अब आपको देखना है कि ये जो मेरे पैसे जा रहे हैं, ये जो मेरे पैसे जा रहे हैं, क्या मेरे इस साल जा रहे हैं? नहीं, 0 ईयर में जो गया, 0 ईयर में जो गया वो तो 1 से आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो अगले साल 178 858 से जा रहा है, तो उस 178 858 का वैल्यूएशन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होगा? कैलकुलेट लीजिए 1/1.14, तो मतलब ये आएगा 0.8771। मल्टीप्लाई करूंगा 178 858 अर्थात 1,56,892 रुपए, मतलब 156,892। इतना पैसा जो एक साल बाद जा रहा था 178 858, उसकी आज की वाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 178 858 विच इज पेड 1 ईयर आफ्टर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 156 892 है, जो स्क्रीन पर भी दिख रही है। इस तरह से जो सेकेंड ईयर के एंड में मैंने 178 858 दिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? तो 1/1.14 इक्वल टू दैट इज व्हाट 0.7694। मल्टीप्लाई करूंगा 178 858, तो ये आएगा 137,625, जो दूसरी वाली आ रही 137,625। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। सर ये क्या निकाला आपने? मतलब ये 4 इंस्टॉलमेंट का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। वैसे अगर कोई जो बच्चा एसएफएम नहीं करता तो क्या, एफएम नहीं करता तो क्या बोलता? 178 858 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब इसकी कॉस्ट 8,94,290। ऐसा नहीं है, ये पैसा कल जा रहा है, 1 साल बाद जा रहा है, 2 साल बाद जा रहा है, 3 साल बाद, 4 साल, उन सबको हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अर्थात मैंने ये काम किया। कौन सा? ध्यान से देखिए, 1 2 ना 0 1 2 3 4 और ये भी 0 है, तो ये 178 858 178 178 178 178, ये इन पैसों को मैंने 0 पे लाया, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू बोला। ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, समझ गए? और ये सबकी फ्यूचर वैल्यू है। जिन लोगों ने एफएम पढ़ा है उनको समझ गया मैंने क्या किया। तो इसकी कॉस्ट जो है ना 7 लाख रुपए। सर कॉस्ट निकाली क्यों? बिकॉज जब तक कॉस्ट नहीं निकालूंगा तो मैं अगला काम ही नहीं कर सकता। आ गया ये, मतलब ये समझ गया अब तक कि 7 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। अब मैंने इंटरेस्ट देखना है कि कितना मेरा इंटरेस्ट है। अब 178 858 में से सबसे स्टार्टिंग में मैंने जब दिया था 0 ईयर में, तो देखो ना मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा है और ये सारी चीज़ें पेमेंट कर दी मैंने। पर सोचो ना, जब मैंने इसको इधर से पैसे लिए और जब मैंने 178 858 दिए थे, तो उसी दिन वो जो 178 858 दिए थे उसमें कोई भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं, बिकॉज 0 डे पे थोड़े ना कोई इंटरेस्ट लगा हुआ, तो इसलिए मैंने 0 इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी? कैलसी हाथ में रखिए, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कैलसी पूरा हाथ में रखिए। अब बताओ प्रिंसिपल कितनी होगी? अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी जो हमारे पास में, इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, तो 178 858 पूरा के पूरा क्या हो गया? इसका पूरा के पूरा क्या हुआ है? 178 858 क्या है? पूरा के पूरा क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस हो गया, तो 7 लाख रुपए माइनस 178 858, मतलब 0 ईयर पे जब मुझे पैसे मिले थे 178 850 दिए थे, उस समय मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? मतलब मैंने 7 लाख रुपए लिए थे, 178 850 दिए थे, मतलब 0 ईयर पर मेरे पास आउटस्टैंडिंग थे 5,21,142 रुपए। अब 5,21,142 रुपए मैं साल भर यूज करूंगा दोस्तों, तो अब की बार बैंक मुझे इंटरेस्ट कितना लगाएगी? 14% जो ऑलरेडी गिवन है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा 72,959 जो यहां पे दिया हुआ है। मतलब मैं 1 ईयर के एंड में जब 1,78,858 दूंगा, तो इसमें से 72,959 तो मैंने इंटरेस्ट के दिए, तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया कितना? तो मेरे पास जो 5,21,142 बचे थे, उसमें से 1,05,898 मेरा प्रिंसिपल में से कट हुआ, अर्थात 5,21,142 जो पहले मेरी 0 ईयर में आउटस्टैंडिंग थी, 1 साल के बाद में मेरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी 4,15,243, ये यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा मुझे इस पे लगेगा 4,15,443 पे। अगर मैं 14% मल्टीप्लाई कर दूं तो अब की बार इंटरेस्ट लगेगा 58,134 जो आपको यहां पे दिख रहा है।
मतलब ये जो है 178 858 के दो बच्चे बनते हैं, कुछ प्रिंसिपल में जाते हैं कुछ इंटरेस्ट में जाते हैं, तो मैं वही कर रहा हूं। तो 58,134 को माइनस करूंगा 178 858 से, तो आएगा 1,20,723 रुपए मेरे प्रिंसिपल में गए। अब बताओ मेरे पास में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,15,243 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2,94,519। ये मेरा आउटस्टैंडिंग। ऐसे करते 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 मैंने सारा आउटस्टैंडिंग निकाला और सारा इंटरेस्ट निकाले। इसके पूरे के पीछे एक ही मेरा मकसद था कि मुझे एग्जैक्टली समझे कि इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे हर साल कितनी लगी। तो मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट भी समझ गई। आई होप इट इज क्लियर। मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में जो इंस्टॉलमेंट दिए थे, पहली इंस्टॉलमेंट में 0 में दी, फिर 1 में दी, 2 में दी, 3 में, 4 में, मतलब चौथे साल के एंड तक तो मेरा बैलेंस 0 भी हो गया था। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही है। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का है, तो 7 लाख को डिवाइड करो, माइनस करेंगे 24,998, ये हमारा रेसिडुअल वैल्यू है। डिवाइड करूंगा मैं इसको 5 से, तो आएगा 1,35,000। तो 1,35,000 क्या है? ये 1,35,000 है क्या? 1,35,000 इज व्हाट? द डेप्रिसिएशन। तो अब मेरा सवाल है, हर साल मेरा P&L अकाउंट का डेबिट कितना जा रहा है? तो 1,35,000 तो जाएगा और साथ साथ में ये इंटरेस्ट भी जाएगा। सर आपको ये निकालना क्यों है? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अगर ये कंपनी की बात करेंगे, अगर इन्होंने असेट सचमुच खरीद लिया तो इनके P&L अकाउंट में डेबिट 2 चीजें गिर गई, एक डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट। तो इनके ऑब्वियसली जब इनका जो इनकम निकलेगा, तो इनकम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,000 रुपये था इनका, ये 200 डेप्रिसिएशन हुआ, 200 इंटरेस्ट हुआ, तो 600 रुपये पे टैक्स लगेगा। तो जो टैक्स 1,000 रुपये पे लगने वाला था वो 600 पे लगेगा। तो 400 रुपये का टैक्स, 400 रुपये के ऊपर लगने वाला टैक्स सेविंग हो गया। तो इसलिए हमें टैक्स सेविंग निकालना है। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का एक अच्छा फायदा भी हुआ कि हमारा प्रॉपर्टी खरीदने समय जो आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो क्या हुआ, हमारा टैक्स फ्लो जो है, टैक्स सेविंग जो है वो इनफ्लो हो गया। जिन लोग को एफएम समझते हैं वो समझ गए होंगे, और जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर जो है, वो इसको वापस से समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मुझे 1,000 रुपये पे टैक्स देना है, अब मुझे 600 पे देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इनकी वजह से मेरा फायदा हुआ। अब बताओ ये क्या किया हमने, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग। अब देखते हैं हमने हर साल का 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का सबका डेप्रिसिएशन निकाला। ये इंटरेस्ट तो मैंने ऊपर से कैरी फॉरवर्ड किया, देखो 72, 58, 41, ये देखो ये आ गया। अब टोटल निकाला। अब इन टोटल पे मेरा टैक्स सेविंग कितना है, अब मुझे देखना होगा कि टैक्स सेविंग कितना हो रहा है, टैक्स का परसेंटेज कितना है। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी टैक्स परसेंटेज दिया था 40%। अब बताओ ये 40% जो लिखा हुआ है ये किसका, 2,07,959 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो ये होगा 83,138 उसके बाद में। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि इतना टैक्स हमने जो सेव किया है, सेव कैसे किया, 135,000 प्लस 72,959, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना टैक्स परसेंटेज था अपना, इट वाज 40%, राइट। 40% से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 83,183 आ गया। 83,183 ये मेरा टैक्स सेव हुआ, मतलब ये इनफ्लो हुआ, उतना मेरा फायदा हुआ। इसमें मेरा कुछ नहीं घाटा, इसमें मेरा सब फायदा। 135,000, कम ऑन एवरीबॉडी, ये है डेप्रिसिएशन हो जाएगा 58,134, 193 134 का मल्टीप्लाई करके 40% से मेरा फायदा हुआ 77,253 का। ये सब मेरा फायदा हुआ, हर साल का मेरा फायदा मैंने निकाला। अब एनपीवी निकालते समय मुझे देखना होता है कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, और वो भी कौन से साल पे है। आज सभी लोगों ने कैपिटल बेटिंग किया होगा, कैपिटल बेटिंग के आधार पर ये चैप्टर चलता है। देखो कैपिटल बेटिंग ये चैप्टर है, और उसके साथ में उसका एक रिस्क एनालिसिस नाम का एक चैप्टर है, और लीज है। ये तीनों चैप्टर साथ में करने पर आपको काफी कंफर्ट आ सकता है। और लीज चैप्टर ये ऑलमोस्ट कैपिटल बेटिंग जैसा ही होता है, पर सिर्फ इतना ही फर्क है, हम लोग लीज और कैपिटल बेटिंग में सब कुछ आता है, और लीज में लीज पे लेना है या बाय करना उसके ऊपर आता है, पर कोई बात नहीं। ईयर की बात करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहां पे रहा ईयर 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि सबसे पहले साल 1,78,858 गया, पर उसमें उस साल में हमारा कोई भी टैक्स सेविंग नहीं हुआ, इसलिए -0 लिखा है, और यहां पे 178,858 लिखा है। पहले साल में हमारा टैक्स सेविंग हुआ 83,183, मतलब 178,858 हाथ में से गए, पर जबकि फायदा हुआ 83,183 का। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली हमारा आउटफ्लो हुआ 95,675 का। आ गया आपके सामने। उसके बाद में दूसरे साल में 178,858 गया,
और हमारा फायदा हुआ 77,253। अल्टीमेटली फायदा हुआ 1,01,605 रुपए का फायदा, मतलब उतना आउटफ्लो हुआ। 178,858 ये उसके बाद वाले तीसरे साल की बात है, जिसमें हमारा फायदा कितना हुआ टैक्स सेविंग में 70,492 का, मतलब आउटफ्लो हो गया मेरा 1,07,366। अरे मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट रुके, मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा था, यहाँ पे भी थर्ड ईयर करता हूँ। थर्ड ईयर में मेरा कितना है 178,858 माइनस इधर थर्ड ईयर कितना है 70,492, मतलब 1,08,366 बराबर है। इस तरह से हर साल का मुझे आउटफ्लो समझ में आया। पांचवा साल बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्या हुआ है कि हमारा टैक्स सेविंग हुआ 54,000, पर हमारे हाथ में से गया कुछ नहीं, तो 54,000 का सिर्फ मुनाफा हुआ, आउटफ्लो नहीं, सिर्फ इनफ्लो हुआ, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कैपिटल बेटिंग चैप्टर का रूल होता है, जो आउटफ्लो होता है उसको ब्रैकेट नहीं, जो इनफ्लो होता है उसको ब्रैकेट में। और पांचवा साल और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे 24,000 का सैल्वेज वैल्यू भी बिका था, इसलिए वो भी इनफ्लो हो गया। तो ये सारा इनफ्लो यहाँ पे आ गया। अब आप सभी जानते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज का 1 रुपया आने वाले 1 साल के कल रुपए से, 1 साल बाद अगर किसने 1 रुपया दिया और आज मुझे 1 रुपया दिया, बताओ कौन सा 1 रुपया ज़्यादा अच्छा है? आज का 1 रुपया, बिकॉज 1 साल के बाद में मिलने वाला 1 रुपये की वैल्यू आज के 1 रुपये से जाहिर सी बात कम होगी। कंपैरिजन अगर करूंगा आज का 1 रुपया और 2 साल के बाद के मिलने वाले 1 रुपये की वैल्यू, दोनों की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जो आज का 1 रुपया, 2 साल के बाद में जो 1 रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली और कम होगी, तीसरे साल बाद मिलने वाले 1 रुपये की वैल्यू और कम होगी, इसलिए हम लोग उसको करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 14% नहीं किया है, बिकॉज डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। तो 14% हमारा इंटरेस्ट रेट था, माइनस 40% करूंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग ये चीज दिमाग में रजिस्टर कर लो। यहाँ पे 14% लेंगे ना तो आंसर की धज्जियां उड़ जाएगी। 8.4 आया, तो 1/8 देखो 1/ ये आएगा 0.84, तो ये आएगा आपके सामने। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, 1.084, हाँ ये आएगा 0.9225। अगर मैं और इक्वल टू करूंगा, देखो वापस से मैं बोल रहा हूं, 1/ करेंगे 0.84 इज इक्वल टू 1/. हाँ जी, अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर को निकालते कैसे? जैसे अगर 10% है तो हम लोग करते हैं 1/1.1, तो आता है इक्वल टू। अब की बार ये 1 से भी कम है, तो 1/1.084, तो इक्वल टू करेंगे तो 9225 आएगा, इक्वल टू करेंगे 0.8510 आएगा, इक्वल टू करेंगे 7850 आएगा, 7242 आएगा, 0.6681 आएगा, इस तरह से आएगा। और ये सारी चीज़ मैंने लिखी। अब मैंने CF80 को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, जो ब्रैकेट में चीज़ें उनको माइनस किया, और जो उसके बाजू में है वो प्लस करेंगे। आप सभी लोग प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं, पर जो कंसेप्ट वाली बात है, अब मुझे इसमें और कंसेप्चुअल कुछ नहीं लगता, आप समझ गए होंगे। कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप पूछेंगे इस पूरे इसमें कौन सी ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट थी, सैल्वेज वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी 8.4% का डिस्काउंटिंग फैक्टर, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको CF80 से डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, और आपको देखना है NPV कितना आ रहा है। अभी आ रहा है 4,69,931। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूं तो मेरे हाथ में से पैसा 7 लाख नहीं जाएगा, मेरे हाथ में से पैसा 4,69,931 जाएगा। जो बंदा FM नहीं पढ़ता उसको लगेगा 7 लाख रुपए प्राइस है इसकी, पर आप नहीं जानते हो 7 लाख रुपए गए, पर उसके बदले में मेरा बहुत सारा टैक्स सेविंग भी हुआ, उसकी सैलवेज वैल्यू भी मिली। तो 7 लाख में से मुझे फायदा होने वाली चीजें माइनस टैक्स सेविंग भी हो गया, सैलवेज वैल्यू भी हो गया, और साथ साथ में डिस्काउंटिंग फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए 7 लाख के बदले यहां पे 469 वैल्यू आई। अब देखना होगा अगर मैंने इन चीजों को लीज पे लेता हूं तो मुझे कितने कीमत अदा करना होगी। तो इन्होंने कहा था, इस क्वेश्चन में ही कहा था कि काम करेंगे हम लोग, यहां पे इन्होंने लिखा था कि इसको अगर हम लोग लीज पे लेते हैं तो कंपनी को 25% की 5 चीजें देना पड़ेगी।
कंपनी वुड रिक्वायर टू पे एनुअल एंड ऑफ द ईयर रेंट 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन। अब कॉस्ट ऑफ मशीन 7 लाख है, अपॉन कर दूंगा 5 से, तो 1,40,000 रुपए। एक मिनट, कितना जाएगा? देखो 7 लाख रुपए को मैं 25% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,75,000 मुझे 5 साल तक देना पड़ेंगे। तो 1,75,000 जब मैं दूंगा तो P&L अकाउंट के डेबिट में भी होगा, तो इसके ऊपर -40% कर दूं तो 40% का मेरा फायदा भी तो होगा। तो अगर -40% कर दूंगा तो लगभग मुझे, देखो भाई वापस से कह दूंगा मैं जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मेरा खर्चा हो रहा है 1,75,000 रुपए, पर ये खर्चे की वजह से मेरा उतना टैक्स तो कम लगेगा मुझे, तो 40% टैक्स कम लगेगा। तो अगर मैं 1,75,000 को खर्चा मानता हूं तो 40% का मेरा टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअल में जो रेंट लग रहा है वो 1,75,000 नहीं लग रहा है, मेरा टैक्स ही 40% हुआ। मतलब टैक्स ही कितना हुआ? टैक्स की वजह से जो मेरा फायदा हुआ वो 70,000 का हुआ। मतलब मेरे घर में से एक्चुअल में 1,05,000 रुपए जा रहे हैं। तो जब मैं एनपीवी निकालूंगा तो मुझे लगेगा 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 और 1,05,000, ऐसे मैंने 5 साल दिए, 1 2 3 4 और 5 दिए। अब मैं इसका डिस्काउंट, अभी ये हो गया मेरा CFAT, अब निकालूंगा मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1.084 इक्वल टू 0.9225 इक्वल टू 0.8510। अब समझ में आ रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? बस इसी तरह से मुझे काम करना है और मुझे देखना है कि आखिर मेरा पैसा कितना जा रहा है। इक्वल टू करूंगा 0.7850 इक्वल टू करूंगा 0.7242 इक्वल टू करूंगा 0.6681। और अगर आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी, अमाउंट आएगी, अमाउंट आएगी, अमाउंट आएगी, और इसका जो इक्वल टू आएगा उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग क्या कहते हैं उसको? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आपको इसका और भी शॉर्टकट चाहिए तो एक काम कर सकते हैं आप, 1/1.084 इक्वल टू मेमोरी प्लस 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 और मेमोरी रिकॉल कर दो। ये आएगा 3.95, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1,05,000 से, तो आपको आंसर आएगा 4,14,851। एक तो आप ऐसा कर लिए या फिर डायरेक्ट जैसा मैंने किया अभी, आंसर विल बी 4,14,851। और जो आंसर इनका भी आ रहा है वो भी 4,14,851। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है, लीज पे करूंगा तो मेरे हाथ से पैसे जाएंगे 4,14,000 रुपए, और मैं ऐसे करूंगा तो पैसे जाएंगे 4,69,000। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन मेरे पास बहुत अच्छा है कि मैंने लीज करना चाहिए, ताकि अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे घर में से जाएंगे 4,69,000, और अगर मैं लीज करूंगा तो मेरे घर में से पैसे जाएंगे सिर्फ 4,14,851 रुपए। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी? आई शुड गो फॉर लीज एंड आई शुड नॉट गो फॉर बाइंग ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। आई होप यू आर लाइकिंग दिस चैप्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये करेंगे आपके सामने, लीजिंग वर्सेस बोरोइंग। ये रहा आपके सामने दोस्तों, बड़ा ही आसान सा सवाल फिर से एक बार, पर आपको सभी को समझना जरूरी। XYZ लिमिटेड रिक्वायर इक्विपमेंट कॉस्टिंग, 10 लाख रुपए का कॉस्टिंग होकर इक्विपमेंट चाहिए। द सेम विल बी यूटिलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल के लिए। इट हैज अ 2 फाइनेंशियल ऑप्शन। इनके पास 2 ऑप्शन है। एक, arrangement of loan 10 lakh at an interest of 13% per annum, the loan being repayable in the 5 equal year in installment. The equipment can be sold at the end of the 5th year। 1 लाख रुपए में बेचा जाएगा। अच्छी बात है। आप सभी से एक सवाल है, रोमन 1 कहता है कि आपको बाय करना है, रोमन 2 को पढ़िए, लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब ये दूसरा ऑप्शन लीज का है। लीजिंग ऑप्शन कह रहा है कि आपको 3,30,000 रुपए हर साल के एंड में देना है 5 सालों के लिए। ये तो बहुत ही आसान है। 5 साल के लिए कितना देना है? ईयरली 3,30,000 रुपए। तो आपको रेंट जब देंगे आप तो जाहिर सी बात है P&L अकाउंट के आपको डेबिट में टैक्स बेनिफिट में मिलेगा, तो 35% को लगा दो। तो एक काम करेंगे ना, इसको निकाल लेते, खत्म हो जाएगा। तो 3,30,000 मेरा जब रेंट जा रहा है, तो रेंट कितना जा रहा है मेरा एक्चुअल में 35%, तो मुझे इनकम टैक्स में फायदा हो जाएगा 35%। तो मतलब मुझे बताओ, इतने पैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं लगे, इतने पैसे मुझे टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब मेरा एक्चुअल में हाथ से पैसा आ रहा है 2,14,500। तो 2,14,500 मेरा 5 साल जाएगा। तो अगर मुझे देखूंगा तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका मुझे निकालना पड़ेगा
देखो 2,14,500 मेरा पहले साल भी जाएगा, दूसरे में भी जाएगा, तीसरे साल में भी जाएगा, चौथे में जाएगा, पांचवें में। सभी लोग मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन थे। देखिए वापस से फिर से एक बार देखो, मेरे रेंट कितना जा रहा है? 3,30,000। ये मेरा 3,30,000 जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 10 लाख, अब मुझे 6,70,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो मुझे 10 लाख पे टैक्स भरना पड़ा होता। तो बताओ 10 लाख पे टैक्स ज़्यादा आएगा। अब मेरी 10 लाख पूरी के पूरी इनकम हो जाती। अब मेरी इनकम कितनी दिख रही है? 670। तो 3,30,000 पे मेरा टैक्स बचा। तो एक काम करेंगे, 670 का टैक्स निकालेंगे 35% से। कितना परसेंट है? 30 है क्या? 35 है? 35 यह आएगा 2,34,500। और यहाँ पे 10 लाख का निकालो, यह आएगा 3.5 लाख टैक्स आएगा। तो बताओ यहाँ पे टैक्स इतना है, यहाँ पे टैक्स इतना है। तो 2,35,500 इधर माइनस कर तो 3,50,000। तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ? 1,15,500 मेरा टैक्स में सेविंग हुआ। तो मतलब 3,30,000 मेरा जब रेंट जा रहा है तो अल्टीमेटली मेरा रेंट 2,14,500 जा रहा है। तो 2,14,500 मतलब ये 1 2 3 4 5 2,14,500 2,14,500 2,14,500 2,14,500 2,14,500 मेरा हर साल जा रहा है, राइट। ये है मेरा ईयर, ये है मेरा CF80 और इधर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये आएगा मेरा, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है और इधर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो भी आएगा मेरा वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है। ये बोला डिस्काउंट करना 12% से। अब सभी लोग अपने मेमोरी होंगे तो माइनस कर लीजिए, मेमोरी क्लियर करवा लीजिए। 1/1.12 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 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 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। ऐसा 5 बार किया, रिकॉल किया, 3.60 आ गया है। अब बताओ 3.60 आए अर्थात क्या हुआ? 2,14,500 मल्टीप्लाइड बाय 3.604, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2,14,500 तो अल्टीमेटली आएगा 7,73,224। तो मतलब अगर मैं 7,73,224 अगर मैं लीज ऑप्शन पे लूंगा तो इतना पैसा मुझे लगेगा। अब आपको देखना होगा स्क्रीन के ऊपर क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है क्या। 7,73,224। अब ये मैंने लीज का निकाल लिया। अब मुझे किसका निकालना पड़ेगा कि अगर मैंने बाय किया तो मुझे कितने पैसे, अगर इससे कम लगेंगे तो हम लोग बाय करेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लीज पे लेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करना भी अच्छे से। अब इस कंपनी के पास में जो इक्विपमेंट लेना है इनको 10 लाख का है और उनके पास 2 ऑप्शन है जिसकी लाइफ 5 साल की है। एक ऑप्शन है इनको बाय करना है, दूसरा ऑप्शन है लीज पे लेना है। लीज का हमने निकाल लिया, बाय का देखेंगे क्या होगा। इनको 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट तेरा पहले तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो बैंक को इंटरेस्ट भी जाएगा। और इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में एक फर्क है कि उसमें लिखा था कि एट द बिगिनिंग में उनको इंस्टॉलमेंट रीपे करना है, यहां पे बिगिनिंग में नहीं करना। मतलब यहां का पहला हफ्ता जो बैंक को रीपे होगा वो पहले साल होगा, जीरो की बात ही नहीं हो रही है। द लोन बीइंग रीपेबल 5 साल में देना पड़ेगा, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। द इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड एट द 5th ईयर, 1 लाख में बेचा जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। यहां पे लिखा द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 15%, वो भी WDV पे जाएगा, वो भी अच्छी बात है। अब बात करो 10 लाख की चीज है, हर साल 10 लाख रुपए बैंक से लेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 13% का ब्याज आएगा, अरेंजमेंट ऑफ लोन 10 लाख रुपए इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है तो कितना। अब कोई लोग बोलेंगे 10 लाख को 5 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं, उसमें इंटरेस्ट के वैल्यू लगेगी। इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा वो इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मानेंगे x, क्या मानेंगे x, कि चलो भाई x इंस्टॉलमेंट देना है, x करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है 5 साल का, तो वो कितना आना चाहिए अपने को 10 लाख आना चाहिए। 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, तो 5 साल का बैंक का इंटरेस्ट देखना है। 5 साल हम लोग बैंक को देते रहेंगे 13% से, तो 1/, सभी लोग को समझ में आ रहे होंगे कि कितना इंस्टॉलमेंट 10 लाख का डिवाइड बाय 5, बिकॉज यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज्ड होगा। तो 10 लाख का 5 ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम ऐसा मानेंगे कि x इंस्टॉलमेंट देंगे, x अमाउंट हम लोग हर साल देंगे बैंक को और उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे, उस जिसका आंसर 10 लाख। अल्टीमेटली बैंक को 10 लाख ही जाना चाहिए रिपेमेंट, ओके। और कितना इंटरेस्ट है 13%, तो 1/1.13 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस, रिकॉल किया 3.517 और x इज इक्वल टू करूंगा तो अब आएगा 10 लाख
डिवाइडेड बाय 3.571, तो आंसर आएगा ये 2,80,000। ये इतना मेरा हर साल का इंस्टॉलमेंट है। आओ बच्चों चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यही हमारा आंसर है, वही आ रहा है, थोड़ा फ्रैक्शन का फ़र्क है, 284 आया। अपना आंसर गलत नहीं है, सिर्फ उन्होंने फ्रैक्शंस को बहुत आगे तक लिया, 3517, और हमने यहाँ पे लिया था 3517 के भी इन्होंने यहाँ पे बहुत लिया ना 51723। तो इतना ही है कि इनका हर साल का जो है इनका इंस्टॉलमेंट 284 जाएगा। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, 7 लाख निकाला था, उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट भी आपको मालूम था 178,858, जो अभी भी मुझे फिगर याद है, वो ऑलरेडी गिवन था। इस क्वेश्चन में हमने वो भी निकाली। अब देखना पड़ेगा इसके अंदर कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, आपको 284 ऐसा 5 बार लिखना, 1 2 3 4 5 हर साल के नीचे लिखना है, और उसके अंदर लिखना है इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, और प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग लिखना है। अब इन्होंने पैसे कितने लिए बैंक से, 10 लाख रुपए लिए। पैसे कितने लिए, 10 लाख लिए, तो 10 लाख का 13%, तो 13% कितना होगा, 1,30,000। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,30,000। तो अभी हमने पहले साल कितना दिया वापस, 2,84,315 माइनस 1,30,000 करूंगा, तो मतलब 154,315 हमने प्रिंसिपल में से माइनस किया। तो पहले साल के बाद में आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, आउटस्टैंडिंग व्हाट, 8,45,685, ये हमारा आउटस्टैंडिंग बचा है। अब इसके ऊपर अगर मैं 13% करूंगा तो आएगा 10,99,000, सॉरी 1,09,993, 1,09,939, ये आ गए यहाँ पे। ये इतना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब समझा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैंने वापस कितना दिया था, 2,84,315 दिया था, माइनस करूंगा मैं 1,09,939 करूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना माइनस होगा, 174,376। मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,45,685। तो अब मेरा आउटस्टैंडिंग बचा है 3,71,309। इसके ऊपर मैं 13% इंटरेस्ट कर दूंगा, तो आएगा 87,270, और मैं पैसे कितना दे रहा हूं, 284, मतलब 284,315 में से कुछ अमाउंट प्रिंसिपल में जाते हैं और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट की जाती है। तो अब की बार वो है, प्रिंसिपल अमाउंट गई 1,97,044। इस तरह से हमने ये सारा काम कर दिया। आप सभी जानते हैं हम लोग इंटरेस्ट की कंपोनेंट क्यों अलग निकाले, बिकॉज हमारा मकसद है इंटरेस्ट भी निकाले, हमारा डेप्रिसिएशन भी निकाले, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकाले तो हमने बाद में हम उसको टैक्स सेविंग करें। तो इसके बाद में इंटरेस्ट हो गया, अब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन WDV वाला है। तो आप सभी जानते हो WDV का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। हमारी कॉस्ट कितनी, 10 लाख की, और वो भी कितना है, 15% से। तो 15% डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल निकालेंगे, हर साल निकालेंगे, हर साल निकाला हर साल। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसे डेप्रिसिएशन आए। 10 लाख पे 15%, अब आएगा 1.5 लाख, फिर कितना बचा, 8.5 लाख। 8.5 लाख का 15% निकालो, 15%, अब आएगा 1,70,500, फिर 722,500 बचा, तो 722,500 बचा, 15% से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1,08,375। अब इस सर ये निकाला क्यों, अब मुझे बताओ। इसके पहले भी और अब में भी हमने क्या किया, वहां से इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की, यहां से डेप्रिसिएशन निकाला। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का एक ही उपयोग है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट P&L के डेबिट आइटम अकाउंट है, और इसीलिए हमें वहां पे टैक्स बेनिफिट निकालना है। तो इसके बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऐड करना है, और उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, देखो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टोटल लिया और टैक्स सेविंग निकाल लिया। मतलब हमारा आउटफ्लो जो हो रहा है वो हो रहा है इतना, कितना, 284,315, पर इस आउटफ्लो के बाद में हमारा फायदा कितना हो रहा है, टैक्स सेविंग में इतना। और आपको लगता नहीं इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ठीक इसी तरह से काम किया था कि कुछ हम लोग आउटफ्लो निकालते हैं, आउटफ्लो कितना था वो जो हमारे हाथ से जा रहा है, और उसके बदले में हम जो टैक्स सेविंग मिल रहा है वो हमारा इनफ्लो होगा। तो इसके अंदर एनपीओ निकालना वो तो आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 284 जो आया था उसमें से माइनस ये करेंगे 98, और हर एक साल में ऐसा माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे आ गए माइनस 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 माइनस, और हम लोग ने देखना है 5वें साल इनकी 1 लाख रुपए की साल्वेज वैल्यू भी है, वो भी हमने यहाँ पे ले ली। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% से ऑलरेडी गिवन है। एक बात याद रखना, जब बैंक का जो भी काम करते हो ना, तो बैंक के इंटरेस्ट से होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। और जब हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, क्वेश्चन का जब एनपीवी निकालते हैं तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना चाहिए जो दिया होता है। मुझे क्या बोलना, मैं आपको वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। या 12% किया हुआ है, या 12% किया हुआ है, और इसके ठीक ऊपर आपने देखा होगा हमने 13% का इंटरेस्ट लिया था। तो इंटरेस्ट 13% से लिया और डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 12% से लिया। ऐसा क्यों, आप मुझे सवाल पूछो ना। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, बैंक ने 13% का इंटरेस्ट लगाया था, और यहाँ पे लिखा था डिस्काउंट रेट 12% से दिया हुआ है। पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं था, वहां पे लिखा था 14%, वहां पे लिखा था आई गेस इट वाज
मुझे देखने दो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था। वहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग से दिया ही नहीं था, इसलिए हमने क्या किया था मालूम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 14% था और 14% जो दिया था, पर यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग से नहीं लिया था, इसलिए हमने 14% के अंदर माइनस टैक्स करके उसको ही डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लिया था। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा, मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसका रिपेमेंट चालू हुआ था, इस क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर चालू नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम क्वेश्चन में आपकी सारी चीजें कवर हो जाए और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में 0 से रिपेमेंट हुआ था, इस क्वेश्चन में फर्स्ट से रिपेमेंट हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर को अलग से दिया नहीं था, इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर से अलग से दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर को अलग से नहीं दिया था, इसलिए जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था उसमें से माइनस हमने टैक्स करके उसको ही डिस्काउंटिंग फैक्टर माना था। इस क्वेश्चन में 13% बैंक का इंटरेस्ट अलग है और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दिया है वो अलग से दिया, इसलिए उसको अलग कंसिडर किया है। तो इसका मतलब कंक्लूजन है कि अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया तो वो कंसिडर करे, वरना क्या करे, जो इंटरेस्ट रेट बैंक का होता है उसमें से माइनस टैक्स करे। मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको मेरे कुछ शब्द अगर वापस समझना है तो आप रिवाइंड कर सकते हो, मुझे सुन सकते हो वापस से। जी हाँ, अब मैं क्या करूंगा, ये सब मैंने माइनस किया और इसे डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया और यहां पे आंसर आ रहा है 7,09,353। आपसे एक सवाल है, मुझे बुरा मत माने, एक सवाल है, एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे 7,09,353 आंसर आया और लीज का आंसर आया 7,73,000। व्हाट इज द आंसर? आप कौन सा आंसर चूज करोगे? बाय करेंगे तो 7,09,000 लगेंगे, भाड़े पे लेंगे तो 7,73,000 लगेंगे। तो जाहिर सी बात है मैं बाय करूंगा क्या भाड़े पे लूंगा? बाय करूंगा, बिकॉज बाय वाला ऑप्शन अच्छा है। तो इन्होंने लिखा है कंपनी शुड ऑप्ट फॉर व्हाट बाइंग ऑप्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। पर एक चीज है आपको जो समझना है, ध्यान से सुनना। आपको लगता नहीं हमारा लॉस हुआ है? कौन सा लॉस हुआ है? कि एक चीज लॉस हुई, कौन सी? अगर आपने देखा होगा इसका रेसिडुअल वैल्यू जो है ना, कहाँ है वो डेप्रिसिएशन? 4,43,706 का है, 4,43,706। इन्होंने जो आंसर सॉल्व किया ना, उसमें जो लॉस है, कैपिटल लॉस, उसको इग्नोर किया हुआ है। वो आप अजम्पशन लिख देना। अगर आपको ऐसे भी करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इनका कितना है? 4,43,706। उसको बेचा कितने में गया है? 1 लाख में। तो 3,43,706 का उनका लॉस हुआ है। तो अब ये 3,43,706 का जो लॉस हुआ है, उसको अगर P&L के डेबिट में लेंगे तो आपको ये 35% का जो टैक्स सेविंग मिल रहा है, वो 35% से टैक्स सेविंग 1,20,000 का हो रहा है, वो भी आपका इनफ्लो माना जा सकता है। अगर आपने वैसा अजम्पशन किया कि लॉसेस जो कैपिटल लॉस है उसको भी हम लोग टैक्स सेविंग मानेंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। इस क्वेश्चन में अज्यूम किया, और एफएम के सब्जेक्ट में अजम्पशन मानने में बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ऐसे के सजेस्टेड में भी कई बार वहां पे अजम्पशंस लिखे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लीजिंग चैप्टर से, एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। और एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको अल्टीमेटली क्या समझा इस पूरे क्वेश्चन में? आपने क्या समझा कि लीजिंग वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो कंपैरिजन करना पड़ता है, और जिससे कि सीए इंटरमीडिएट की बात करें, ये चैप्टर तो डायरेक्टली कहाँ से फाइनल से आया हुआ है। तो मुझे लगता है जो 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आपको इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। इसके बाहर से आने के चांसेस बहुत कम है। वैसे भी ये सीए फाइनल का टफेस्ट चैप्टर था जिसको इंटरमीडिएट में डाला है, तो मतलब उनका लेवल बहुत ऊपर नहीं रहेगा, लोअर लेवल का रहेगा। जो 2 क्वेश्चन हमने किए उसी में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। पर ऐसा मत सोचना अगर इसके बाहर आया तो आप मुझे गाली मत मारना, सर आपने बोला था। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम कवर हो रहा है। अगर आपको लगता तो, और मैंने तो क्लास में 11 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो मैं अब उस जगह पे आऊंगा जहां पे आपको ये चैप्टर चालू हुआ था, हाउ टू सॉल्व लीज प्रॉब्लम। तो आप बताओ, लीज प्रॉब्लम में 2 ऑप्शन होते हैं, एक बाय और लीज। और ये 11 स्टेप्स, अगर 10 स्टेप और इधर के 3 स्टेप अगर आपको समझ गए तो समझना आपको पूरा समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने वैल्यू ऑफ द एसेट्स निकाला था। आ गया? हाँ, पहली बार तो वो लिखा था कि रेट कौन सा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टैक्स रेट कितना, वो लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने एसेट्स की वैल्यू निकाली। नंबर 3, हमने क्या किया कि उसकी इंस्टॉलमेंट निकाले कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, और उसके अंदर हमने निकाला कि कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व है और कितना प्रिंसिपल, ताकि हमें इंटरेस्ट चाहिए था। फिर नंबर 4 में हमने वही निकाला, इंटरेस्ट निकाला, और उसके बाद में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन कितना है, तो ये डेप्रिसिएशन निकाला। उसके बाद में हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का नंबर 6 में टैक्स सेविंग निकाला। हाँ, टोटल लेंगे वो ठीक है, और 6 और 7 हमने साथ में किया था, टोटल लिया, टैक्स सेविंग निकाला। फिर हमने देखा कि हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है माइनस इनफ्लो कितना हो रहा है, तो हमने वो निकाला। देखो, कैश फ्लो निकाला, बैंक इंस्टॉलमेंट माइनस टैक्स सेविंग। उसके बाद में हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर इस्तेमाल करके हमने एनपीवी निकाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
और लास्ट में ये लिखा है कि जब आप एनपीवी निकालते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक सैल्वेज वैल्यू। तो सभी लोग एक बार रिवाइज कर ले, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा। सबसे पहली बात आपको लिखना है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना है, डिस्काउंट फैक्टर, वो सारा लिख दे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको लिखना है कि इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे गए वो लिखना है। तीसरी बात आपको, मतलब तीसरी बात तो एक, दूसरी बात क्या करना है कि आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना है, तीसरी बात आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है, चौथी बात आपको उसके अंदर के बैंक इंटरेस्ट निकालना है, पांचवी बात आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, सिक्स्थ आपको करना है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की टोटल लेना है, सातवें में आपको उसके ऊपर होने वाली टैक्स सेविंग निकालना है, आठवें में आपको वो देखना है कि कितना आउटफ्लो गया और माइनस कितना टैक्स सेविंग हुआ, और नाइन्थ में आपको एनपीवी निकालना है, और 10th में आपको एक चीज करना है कि डू नॉट फॉरगेट टू टेक सैल्वेज वैल्यू, वो हमेशा इनपुट वाले मतलब क्या ब्रैकेट वाले बॉक्स में आती है। फिर आपको कंपेयर करना है यहाँ पे जो एनपीवी आ रहा है उसको लीज से कंपेयर करना है, और लीज बहुत आसान होता है, लीज में सब कुछ होता ही नहीं है। लीज में हम लोग जो लीज देते हैं वो पेंडर के डेबिट में जाता है, इसलिए वहाँ पर टैक्स सेविंग भी तो होता ही है। तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक टैक्स सेविंग, और टैक्स सेविंग को आपको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उसका एनपीवी निकालना है। देखो 3 स्टेप्स बहुत ईजी है। नंबर 1 लीज अमाउंट देखो, उसके अंदर से टैक्स बेनिफिट माइनस करो। लीज अमाउंट आए साल मान लो आपका 1-1 लाख रुपए गया, तो अपना 30% ब्याज है, 30% इंटरेस्ट है, सॉरी 30% टैक्स है, तो 1 लाख रुपए जब गया तो अपना एक्चुअल में 1 लाख नहीं गया, मतलब अपना 30,000 तो अपना टैक्स गया, तो मतलब 70,000 गया, पर 70,000 5 साल गया होगा, तो 1 में गया होगा, 2 में दिया होगा, 3 में, 4 में, 5 में, तो हर एक का डिस्काउंट फैक्टर ले लो, आपका इधर का भी एनपीवी आ जाएगा। तो लीज वाले से कंपेयर करना है बाय वाले को, और देखना है कौन सा आपको सस्ता गिरता है, और इसी तरह से आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लीज निकालना बहुत आसान है, बाय में थोड़े से स्टेप ज़्यादा है, पर अगर वो समझ में आए कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, तो आपको वो भी बहुत आसान लगेगा। उसमें भी एनपीवी निकालते हैं, पर उसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों निकालते हैं, इसलिए उस टैक्स सेविंग वाला काम जो है उसके लिए इंटरेस्ट भी निकालो, डेप्रिसिएशन भी निकालो, फिर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वो प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को अलग से निकालो, इसलिए वहाँ पे कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली दोनों में भी एनपीवी निकालना है, इधर भी एनपीवी इधर भी एनपीवी, देखना दोनों में से ज़्यादा कम किसका है, एंड इट इज गेटिंग सॉल्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट लिखिए, बहुत सारा शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को बताइए, लाइक करें। अगर आपके लाइक और कमेंट्स मुझे अच्छे लगते तो प्लीज आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड, और मैं और लेक्चर्स अपलोड करने की सोचूंगा, पर आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट पार्ट ओनली इफ आई एम गेटिंग रियली पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।